Hello everyone, welcome in the online classes of Shivaji Group of Institutions. So I am explaining lesson that issues of biology. So today my topic is columnar epithelium and ciliated epithelium. In my previous lecture I told you about epithelial tissues and also two types of epithelial tissues, and today I am going to describe about two more types of epithelium. So number third is columnar epithelium. So it is placed side by side, that means similar to columns, and cell surface is polygonal. What are its location? It is found in linings of stomach, bile duct, PCT of nephron, linings of intestine, etc. And its function is secretion, absorption and protection. And when it comes to ciliated epithelium, it consists of cell which bear cilia. Cilia is present in the outer surface of the cell, and the cells of ciliated epithelium may be cubical or columnar. And what are its location? It is found in respiratory tract, oviduct, internal ear, linings of uterus, neurocell of brain, spinal cord, and so on. And its function is to maintain the flow of various substances came in its contact. Why? Because it bears cilia. So students, in the previous lecture I told you about epithelial tissues and also about its two types, and today I am going to describe more types of epithelial tissues. So third नंबर का जो epithelial tissues है columnar epithelium. नेम से समझ में आ रहा है कि इसमें columns present होंगे, तो जिसके सेल होते हैं ये साइड बाय साइड प्लेस्ड होते हैं, एक दूसरे के एकदम ऐसे साइड में प्लेस्ड होते हैं. जब ये साइड बाय साइड प्लेस्ड है तो ये फॉर्म करते हैं कॉलम्स को. कॉलम के शेप में आपको दिख रहे होंगे कि अलग अलग कुछ कॉलम्स बने हुए हैं. इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है. तो सेल का सरफेस होता है जहां पे प्रेजेंट है, दिस सरफेस इज पॉलीगोनल इन शेप. तो ये होती है इसके स्ट्रक्चर की बात कि कॉलम शेप में है, साइड बाय साइड प्लेस्ड है, सरफेस जो है वो पॉलीगोनल है. बट अगर इसके लोकेशन की बात करें किन किन पार्ट्स में फाउंड होता है, तो सबसे पहले लाइनिंग्स ऑफ स्टमक, दैट मींस स्टमक का जो स्ट्रक्चर है उसकी जो लाइनिंग्स है उसमें कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं. बाइल डक्ट मींस जहां से बाइल जूसेस सिक्रीट होके पहुंचते हैं डाइजेशन के लिए, उस बाइल डक्ट में भी कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं. पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, व्हाट इज दिस पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन? सो नेफ्रॉन के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था कि किडनी की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन. नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है और इसके ये जो पूरा आपको ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोला जाता है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और यही कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के टू पार्ट्स होते हैं, पीसीटी एंड बीसीटी. पीसीटी मींस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड बीसीटी मींस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. प्रॉक्सिमल और डिस्टल वर्ड का अलग अलग मीनिंग है. द वर्ड प्रॉक्सिमल मींस अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से थोड़ा दूर. तो जो यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है दिस पोर्शन इज नोन एज पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. एंड ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जहाँ पे एंड हो रहा है दैट इज नोन एज डीसीटी, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, व्हिच मींस कि सेंटर से अवे में प्रेजेंट है. तो जो ये पीसीटी होता है जहाँ से कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की स्टार्टिंग हो रही है, इस पीसीटी पे भी जो है कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज लाइनिंग्स ऑफ इंटेस्टाइन. हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन प्रेजेंट होते हैं. टू टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइन एज यू ऑल नो, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होते हैं. इन इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स में भी क्या होते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं. तो लाइनिंग्स ऑफ स्टमक, बाइल डक्ट, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन एंड लाइनिंग्स ऑफ इंटेस्टाइन, ये ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट है. नाउ द क्वेश्चन इज द फंक्शन क्या है, किस वर्क में हेल्प कर रहा है हमारी बॉडी को? तो इसका फंक्शन है सिक्रीशन. सिक्रीशन मींस कोई चीज प्रोड्यूस करना, सिक्रीट करना. एंड एज यू ऑल नो, अब जब हम स्टमक की बात कर रहे हैं, जब हम बाइल डक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये सब जगह से एंजाइम सिक्रीट होते हैं. क्यों एंजाइम सिक्रीट होते हैं? बिकॉज दीज एंजाइम्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन के जो एंजाइम्स मिलते हैं बॉडी को वो इन सब जगह से ही मिलते हैं. तो यहाँ पे जब कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट है दैट मींस वो उन एंजाइम्स के सिक्रीशन में हेल्प कर रहा है. नेक्स्ट थिंग इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन
की बात करें, दोनों जगह एब्जॉर्प्शन होता है। जब पीसीटी में यहाँ पे ब्लड आता है तो यहाँ पे कैपिलरीज के थ्रू जो है फिल्टर होकर यहाँ पहुंचता है और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल उसको रिसीव करता है, एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद आगे फर्दर प्रोसेस होता है व्हिच इज मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन या लाइनिंग्स ऑफ स्टमक की हम बात करें, इंटेस्टाइन की हम बात करें, तो इंटेस्टाइन में भी हमारे एब्जॉर्प्शन होता है। किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है? जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए हैं, जो भी रिक्वायर्ड होते हैं डाइजेशन के प्रोसेस के बाद, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में बचते हैं उनको ब्लड में मिक्स होना होता है। उस न्यूट्रिएंट को इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए भी ये हेल्प करते हैं, क्योंकि जब ये लाइनिंग्स में प्रेजेंट है और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस वहां पे हो रहा है तो वहां पे ये हेल्पफुल होते हैं। एंड लास्ट थिंग इज प्रोटेक्शन। ऑब्वियसली जब लाइनिंग्स फॉर्म कर रहे हैं, किसी भी चीज की आउटर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, तो वो वहां पे प्रोटेक्शन का वर्क भी करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम नेम से आपको समझ में आ रहा है, ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम द वर्ड सीलिया। सीलिया के बारे में आई टोल्ड यू इन द लास्ट चैप्टर व्हिच इज द सेल। सेल में मैंने आपको बताया था सीलिया एंड फ्लैजेलम के बारे में। सीलिया एंड फ्लैजेलम दोनों एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल से निकलते हैं और ये स्ट्रक्चर सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बेसिकली जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बहुत ज्यादा होता है कि सीलिया या फ्लैजेला जो लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं। यहाँ पे इनका नाम सिलिएटेड एपिथेलियम रखा गया, दैट मींस इसमें जो है सीलिया प्रेजेंट है एंड सीलिया हेल्प करता है मूवमेंट के। सीलिया बेसिकली फॉर एग्जांपल इस सेल में आपका सेल में इस तरह का स्ट्रक्चर होगा एंड ये जो स्ट्रक्चर है मूवमेंट में हेल्प करेगा, इसी को जो है सीलिया बोला जाता है। तो अब ये सीलिया का वर्क क्या है कि इसमें जितने भी सेल कंसिस्ट करते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम को। बेसिकली सिलिएटेड एपिथेलियम लोग टिश्यू चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ये टिश्यू है एंड आई टोल्ड यू दैट टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल के ग्रुप से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो ये जिन सेल से कंसिस्ट है, जिन सेल के ग्रुप से ये सिलिएटेड एपिथेलियम बना है, वो सारे सेल्स क्या करते हैं? सीलिया बियर करते हैं। सीलिया उनके आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है। आपको दिखाया ना ये जो स्ट्रक्चर है सेल का, इसमें इनर पे कुछ नहीं बट आउटर सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट होता है। तो सिलिएटेड एपिथेलियम में जितने भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स में सीलिया प्रेजेंट है। वो सीलिया को बियर करते हैं। कहाँ पे बियर करते हैं? इन द आउटर सरफेस। नेक्स्ट सेल का शेप कैसा होता है? इसमें सेल का शेप क्यूबिकल भी हो सकता है, कॉलमनेट भी हो सकता है। दैट मींस मोस्टली सिमिलर टू दिस सिलिएटेड एपिथेलियम, सिमिलर टू दैट ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। ऑलमोस्ट सेम शेप जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, या तो क्यूबिकल होगा या फिर कॉलमनर होगा। अब अगर इसकी लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इट इज प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ट्रैक्ट यूज हो रहा है उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन ओविडक्ट। फीमेल में ओविडक्ट में भी प्रेजेंट रहता है। इंटरनल ईयर का जो इंटरनल पार्ट होता है उसमें भी सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है। लाइनिंग्स ऑफ यूटेरस। यूटेरस इज आल्सो अगेन अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल्स, तो उसकी लाइनिंग्स में भी, यूटेरस की लाइनिंग्स में भी प्रेजेंट होता है। न्यूरोसेल ऑफ ब्रेन, हमारे ब्रेन में जो न्यूरोसेल प्रेजेंट है उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। एंड ऑल्सो स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के साथ ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी कनेक्टेड होती है, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के लिए ये बहुत ज्यादा उसमें प्रेजेंट रहता है। नाउ इसका फंक्शन क्या है? इट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस कम इन इट्स कांटेक्ट। अब ये यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके कांटेक्ट में जो भी सब्सटेंस आता है उसके मूवमेंट में ये हेल्प करता है, उसके फ्लो को मेंटेन रखता है। तो क्या है सिलिएटेड एपिथेलियम के बारे में? पहली बात, जिन सेल से बना है वो सीलिया बियर कर रहे हैं, आउटर सरफेस में उनके सीलिया प्रेजेंट है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि सेल का जो शेप है वो या तो क्यूबिकल है और या फिर कॉलमनर है। प्रेजेंट कहाँ पे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। फीमेल के दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज ओविडक्ट एंड लाइनिंग्स ऑफ यूटेरस, दोनों में ये प्रेजेंट है। इंटरनल ईयर में प्रेजेंट है, साथ साथ ब्रेन के न्यूरोसेल में और उसी से कनेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड होती है, उन दोनों में भी प्रेजेंट है। फंक्शन क्या है कि बस फ्लो को मेंटेन कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम एंड सिलिएटेड एपिथेलियम. It is placed side by side and cell surface is polygonal. Its location is lining of stomach, bile duct, PCT of nephron, linings of intestine, and its function is secretion, absorption and protection. And in case of ciliated epithelium, it is consist of cell which bears cilia on its outer surface, and the cells will be cubical or columnar
Its location is respiratory tract, oviduct, internal ear, linings of uterus, neurosil of brain, spinal cord, etc. And its function is to maintain the flow of various substances K minutes content. Thank you. That's all for today, students. Welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jiten Tripathi. Student, today I am going to explain remaining classification of types of reaction. In previous lecture, I am explaining catalytic reaction. Now today, next type of reaction is the reversible reaction. Student, first we know what is reversible reaction. A reaction in which forward and backward reaction proceed at the same time is called reversible reaction. Means in reversible reaction, a reaction takes place simultaneously forward and backward. It means in both directions. For such type of reaction, a closed vessel is required to complete the reaction, because if open vessel is taken in this reaction, then heat or light or some gaseous substance escape out from the reaction mixture, and the reaction cannot be proceed in such a manner, so that a closed vessel is required for completion of reversible reaction. Student, now we take some example. First example is the N2 gas react with 2S2 gas reversibly in presence of Fe is the catalyst and MO is the catalyst promoter at 450 degree temperature and 200 atm pressure to give 2NH3 gas. I think this example explained in catalytic reaction in which catalyst and catalyst promoter explained. This one is known as Haber process. Haber process for the industrial or manufacturing of ammonia gas on large scale. Now in next example, phosphorus pentachloride, which is exists in solid state, upon strong heating to give PCl3 and Cl2 gas. While in backward direction, this PCl3 and Cl2 gas recombine upon cooling to give PCl5 solid. If we take an open vessel, these gaseous products escape out from the reaction mixture, so that reaction never complete in reversible direction. So a closed vessel required for the reversible reaction. Now, next one is the thermal dissociation reaction. Do you know the meaning of thermal? Means heat. Dissociation means decomposition of breaks up into two or more than two compound reaction. Now, thermal dissociation reaction. A reversible reaction, thermal decomposition reaction is called thermal dissociation. Means for a reversible reaction, a compound is heated to break up into two or more than two compounds known as thermal dissociation reaction. Now, take example, ammonium chloride, that is exists in solid state upon heating to give ammonia gas
upon cooling this reaction mixture to get in backward direction ammonium chloride solid. Next example, again PCl5 solid upon heating to give PCl3 gas plus Cl2 gas. On backward direction, these two reaction mixture upon cooling to give PCl5 solid. Now, next one is the oxidation reduction reaction. This one is commonly called as redox reaction. Redox, here two words combined to give redox. Red is the reduction and ox is the oxidation. So combined way, this is known as redox reaction. In redox reaction, a substance which gains oxygen or loses hydrogen undergo oxidation, while the other substance which gains hydrogen or loses oxygen undergo reduction. A complete reaction is called redox reaction. This one is a older concept to explain redox reaction or oxidation and reduction reaction. Here we take an example. Cupric oxide, that is CuO, react with hydrogen gas upon heating reaction mixture to give copper and hydrogen oxide, that is water. Now, in this example, cupric oxide loses oxygen to give copper. So, a substance which gains oxygen or loses hydrogen, this one is oxidation, and the substance which gains hydrogen and loses oxygen. So this point is exists in this definition. In this reaction, cupric oxide loses oxygen. When a compound or substance loses oxygen, undergo reduction. That's why this half reaction known as reduction reaction. While in second half reaction, what happened? Hydrogen form water, that is H2O. It means hydrogen combined with oxygen, means gains oxygen. Here first definition exists, a substance which gains oxygen, means hydrogen combined with oxygen. So this one is known as oxidation reaction. So this reaction is known as redox reaction or oxidation and reduction reaction. So student, this is all about today, and remaining part of this chapter explained in next class. So note it down, and that's all for today. Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. This lecture is for the class 9 and the chapter Geography का second chapter Geographic Grid, Latitude and Longitudes. इस chapter में हम already आपको grid के बारे में, latitudes और longitudes के बारे में बता चुके हैं. एक बार फिर से repeat कर देती हूँ in shortly. This is the North Pole, this is the South Pole, this is prime meridian, this is equator. Prime meridian is 0 degree and the equator is also in 0 degree. This portion is northern hemisphere and this is southern hemisphere. This is eastern hemisphere. Sorry, this is western hemisphere and this is eastern hemisphere. इस तरीके से हम लोग ग्लोब में हमने सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में बताई. एंड द लैटिट्यूड्स जो कि कहां से जाती हैं? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. दीज लाइंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड from north to south is called longitudes. Clear? ठीक है. तो
जो हमारी जो लैटिट्यूड्स हैं वो 180 है, 180 या 181 है, क्योंकि इक्वेटर भी उसमें मैच हो जाता है, क्योंकि फ्रॉम यहाँ से लेके यहाँ तक 90 होती है और फिर यहाँ से नीचे 90 होती है और एक हमारी इक्वेटर जुड़ जाती है, तो 90 प्लस 90 एंड 1 इक्वेटर इज 181 एंड द लॉन्जिट्यूड्स आर द 360, ये 360 होती है। 180 जो है वो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में होती है और 180 उसके वेस्ट साइड में होती है। तो इस तरीके से 360 ये, 180 ये, 181 ये, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे, हमने इसमें आपको बताया कि लैटिट्यूड्स का क्या यूज था। लैटिट्यूड की यूज में हमने बताया, हमने उसमें आपको मुंबई का एग्जांपल देके बताया था कि मुंबई जैसे हमारा 19 डिग्री नॉर्थ है, तो हम उसको कैसे, जो हमारी लैटिट्यूड्स होती हैं वो लोकेशन को, प्लेस के लोकेशन को जो है वो आइडेंटिफाई करती है। जैसे कि मुंबई हमारा 19 डिग्री नॉर्थ पे है, तो हम इसमें देखेंगे कि हमारी 19 डिग्री नॉर्थ पे मतलब 19 डिग्री पर हमारी कौन सी लैटिट्यूड आ रही है। ये मैंने बताया कि जो लैटिट्यूड्स होती है वो 1 डिग्री के डिफरेंस पे होती है। तो यहाँ से जब हम, क्योंकि ये देखिए नॉर्थ लिखा है, तो हम इसका मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना, क्योंकि हमारा ये पोर्शन नॉर्थ है, ये भी मैंने बताया था, और ये हमारा साउथ है। अगर कोई भी चीज यहाँ पर, अगर हमें कोई भी प्लेस को इंडिकेट करना होता है, कोई भी प्लेस लोकेट करना होता है, तो हमें इस तरह का इंडिकेशन मिलता है कि जैसे मुंबई 19 डिग्री एन से हम ये समझ जाते हैं कि ये नॉर्थ में है, तो इसका मतलब हमें इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाना है, नॉर्थ क्योंकि हमारा ऊपर की तरफ है। अब हमारा है 19 डिग्री, मैंने बताया 1 डिग्री का डिफरेंस है, तो हम ये 1 लैटिट्यूड्स को काउंट करते जाएंगे और जहां पर हमारी 19 डिग्री की आ जाएगी वहां पर हम जो है वो हमारा मुंबई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा, यहाँ से हमने चला 1 2 3 4 करके और यहाँ पर आता है, ये हमारा जो ये वाली जो हमारी जो है लैटिट्यूड है वो हमारी क्या हो जाएगी, 19 डिग्री नॉर्थ की लैटिट्यूड होगी, जिसपे कि मुंबई लोकेट करता है। तो ये यूज था हमारा लैटिट्यूड्स का। अब लॉन्जिट्यूड का क्या था, लॉन्जिट्यूड में भी मैंने आपको बताया कि एक लॉन्जिट्यूड जो होती है वो इसमें भी 1 डिग्री का डिफरेंस होता है और ये 180 होती है। जब हम मुंबई का 19 डिग्री नॉर्थ देते हैं, वहीं पर ही, ये तो हमने लैटिट्यूड का दे दिया, और वहीं पर हम आपको 73 डिग्री, ये हमारा पोर्शन कौन सा आएगा, ईस्ट, ये हम दे देते हैं। अब 73 डिग्री ईस्ट से हमको ये समझना है कि ये हमारा लॉन्जिट्यूड हो गया। अब ईस्ट है क्योंकि ईस्ट और वेस्ट लॉन्जिट्यूड्स में होते हैं और नॉर्थ और साउथ जो होते हैं वो लैटिट्यूड्स में होते हैं। अब हमें देखना है 73 डिग्री ईस्ट, तो जब हम यहाँ, ये हमारा 0 डिग्री है और जब हम इस साइड की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ईस्ट लिखा हुआ है तो ईस्ट का मतलब हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे और जहां पर भी हमारी 73 जो है डिग्री वाला लॉन्जिट्यूड आएगा, मान लीजिए हमारा ये वाला लॉन्जिट्यूड जो है वो 73 डिग्री का आया, तो इसका मतलब अब देखिए ये 19 डिग्री हो गया, ये 73 डिग्री हो गया, तो ये जो हमारा क्रिस क्रॉस बना जहां पे ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, जो एग्जैक्ट प्लेस मुंबई की हुई वो ये हुई। तो ये था लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स का यूज। इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि जो लॉन्जिट्यूड्स हैं उसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं उन्हीं से ही हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है, जिसमें भी हमने आपको बताया कि हर एक, जितनी भी हमारी जो है लॉन्जिट्यूड जाती है, हर एक में 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है टाइम का, 4 मिनट का अंतर आता जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर 12 नून है, किस पे, प्राइम मेरिडियन पे, तो जो हमारा सेकंड जो हमारी जो उसके बाद 1 डिग्री पे जो भी हमारी लॉन्जिट्यूड होगी उसमें 12:04 होगा, मतलब 12 o'clock और 4 मिनट्स होंगे, क्योंकि 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम आज आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं टाइम जोन्स। अब देखिए कितने टाइम जोन्स होते हैं, ये क्लियर होने बहुत जरूरी है। देयर आर 24 टाइम जोन्स अकॉर्डिंग ऑफ आवर्स, 24 टाइम जोन्स होते हैं और ये आवर्स के अकॉर्डिंग होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो उतने ही हमारे यहाँ टाइम जोन्स भी होते हैं। जैसे कि अब हमें ये पता लगाना है कि 1 जोन में, देखिए हमने बताया कि 1 जोन इज इक्वल टू 15 लॉन्जिट्यूड्स, एक जोन में 15 लॉन्जिट्यूड्स। मान लीजिए ये जैसे हमारी ये लॉन्जिट्यूड्स हमारे हैं, तो अगर हम एक जोन की बात करेंगे तो जब ये 15 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये जितने लॉन्जिट्यूड्स हैं 15, ये एक जोन को कवर करते हैं, तो 15 लॉन्जिट्यूड्स इज इक्वल टू 1 जोन। ठीक है, अब देखिए, अब 15 लॉन्जिट्यूड्स का मतलब 1 जोन हो गया। अब 1 लॉन्जिट्यूड, अब देखिए क्यों हो गया ये, क्योंकि 1 लॉन्जिट्यूड 4 मिनट का होता है, तो जब हम 4 मिनट का करते हैं तो 1 लॉन्जिट्यूड हमारा 4 मिनट का आ रहा है, तो 15 लॉन्जिट्यूड में हम 15 इंटू 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60 मिनट, इसलिए ये 1 घंटा माना जाता है। फिर से मैं बता रही हूँ, जैसे कि हमने बताया कि 15 लॉन्जिट्यूड्स में एक जोन हमारा कंप्लीट होता है। 15 लॉन्जिट्यूड्स को अगर हम डिफाइन करते हैं तो 1 लॉन्जिट्यूड 4 मिनट,
तो 15 लॉन्जिट्यूड इक्वल टू 15 इंटू 4 तो 60 मिनट्स आ गया। तो जो हमारी 15 लॉन्जिट्यूड्स का टाइम है, अगर हम 4-4 मिनट के हिसाब से करते हैं तो ये हमारा 60 मिनट्स निकल आता है और ये 1 आवर हो जाता है। इसलिए 1 घंटे को मतलब 15 लॉन्जिट्यूड्स इज इक्वल टू 1 आवर हो जाता है। अब देखिए 15 लॉन्जिट्यूड इक्वल टू 1 आवर, ये मैंने बताया। अब हमारे पास 360 लॉन्जिट्यूड्स है, क्योंकि हमने आपको बताया था यहां से कि यहां से लेके यहां तक 180 और यहां से यहां तक 180, तो हमारे पास 360 लॉन्जिट्यूड्स है। अब हमको मतलब देखिए, आपको मालूम है कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सेस पे 24 आवर्स में जो है वो पूरा एक रोटेशन करती है। तो वैसे ही हम देखेंगे कि जब उसको 15 लॉन्जिट्यूड्स को कवर करना था तो उसने 1 घंटे में किया। अब उसको 360 लॉन्जिट्यूड्स को कवर करना है, तो जब हम 360 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 24। और यही क्लियर करता है कि किस तरीके से 24 आवर्स में जो है वो पूरा एक सारे 24 जितने भी हमारे टाइम जोन्स हैं वो 360 लॉन्जिट्यूड्स को कवर कर लेते हैं। इंडिया हैव ओनली 1 स्टैंडर्ड टाइम जोन। और इंडिया का, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का जो भी एक स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो है 82 डिग्री 30। ये जो है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, जिसके अकॉर्डिंग हम इंडिया में टाइम को जो है वो इंडिकेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि कहां पर कितना टाइम हो रहा है। इसी के साथ साथ सेकंड चीज पे आ जाओ, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है? ये आपको मालूम है, ये ग्रीनविच है जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये ग्रीनविच लाइन भी है जो कि लंदन से ऊपर से लेके और ये नीचे हमारी पूरी साउथ पोल तक जा रही है। अब देखिए फॉर द एग्जांपल, अगर ग्रीनविच में 12 o'clock हो रहा है, मतलब कि अगर हमारा ये देखिए, फिर से मैं कर रही हूँ, ये है, इसमें अगर 12 o'clock है, जिसका मैं भी आपको एग्जांपल भी दे चुकी हूँ, तो एट 15 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। अब 15 डिग्री का मतलब इसके बाद से ईस्ट में 15 डिग्री अगर हम आगे बढ़ते हैं, मतलब 15 लाइन्स, तो 4 मिनट्स के गैप में मैंने आपको बताया, तो वहां पर क्या होगा, 60 मिनट्स एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, जो चीज हम यहाँ आपको बता रहे थे। तो अगर 12 बजा हुआ है ग्रीनविच में, तो 15 जो लॉन्जिट्यूड हमारा होगा वहां पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, क्योंकि 60 मिनट्स ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे ही जब 30 डिग्री ईस्ट आएगा, ये 15 डिग्री ईस्ट था तो 1 बजा, और जब 30 डिग्री ईस्ट होगा तो वहां पे 2 बच जाएगा, क्योंकि 60 मिनट्स और उसमें आगे बढ़ जाएंगे और 2 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि 4 मिनट्स का हमारा डिफरेंस होता है। और एक चीज बहुत ध्यान देने की बात है कि ये जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, जब हम इससे ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे 4 मिनट्स ऐड होते हैं, और जब हम ये वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारे 4 मिनट माइनस होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है और जो सन होता है वो ईस्ट की तरफ राइज करता है, ये इस वजह से होता है। तो जब हम, ये मैंने आपको एक एग्जांपल से उस दिन भी बताया था कि हम जब ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा टाइम ऐड होता जाता है 4 मिनट, और जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा टाइम 4 मिनट करके उसमें सब्ट्रैक्ट होता जाता है। तो द टाइम फिक्स्ड विद रेफरेंस टू ग्रीनविच इज कॉल्ड द ग्रीनविच मीन टाइम। और ग्रीनविच के टाइम से जो भी हमारा टाइम जो है वो रेफरेंस करा जाता है, जो भी देखा जाता है, वो ग्रीनविच टाइम कहलाता है, और इसको हम इन शॉर्ट जीएमटी भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो आज हमने आपको टाइम जोन्स बताए, पूरा क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया। अपने प्रीवियस वीडियो में जितनी भी चीजें मैं टाइम को लेके बता चुकी हूँ, उसी से रिलेटेड काफी सी जो है वो न्यूमेरिकल्स भी हैं, जो मैं अपने आगे के वीडियो में आपको क्लियर करूंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। Hello students, welcome to Shivaji online classes of English. Okay, today I will teach you voice, that means active and passive voice. Students, voice are of 2 types, active voice and passive voice. Okay, voice are 2 types, active voice and passive voice. Students, first of all, you should try to understand what is active voice. In active voice, preference is given to
subject. Preference is given to subject. Okay, that means subject is main. And in passive voice, preference is given to its object. Preference is given to object. Okay. Now, try to understand some rules. Some rules how to change an active voice into passive voice. Some general rules. Some common rules. Okay, some common rules to change active into passive. First rule is to tense before changing a sentence into passive voice. You should keep in your mind these rules. First, identify subject and object. Okay, first of all you have to identify subject and object of the sentence. Sentence में subject क्या है and object क्या है आइडेंटिफाई करिए. नेक्स्ट रूल, आइडेंटिफाई the tense. The tense of the sentence. What is the tense in particular sentence that is given? Okay, so tense is very important. If you don't know about the tenses, you are not able to do this topic. Now third one, try to know the type of the sentence. Type of the sentence, whether it is simple, affirmative, negative, interrogative, etc. Okay, try to know category of the sentence. If the particular sentence is assertive, whether it is interrogative, imperative, etc. Okay, so these are the common rules. You should keep them in your mind. Okay, then the rules. Then there are some rules. What happens while changing into passive voice? Subject is replaced by object and object is replaced by subject. Students, you know well this sign in chemistry, that means reversible. Subject is changed into object and object is changed into subject. Some important subjects like I is changed into me. We, if subject in object it becomes us. You becomes you. He becomes him. And if object he, in subject it becomes he. Okay, now she becomes her and they becomes them. Okay, if object is her, to change it into subject it will become she. If object is them, to change into subject it will become they. So
These rules must be kept into your mind. These are the basic rules. Now, first of all, I will teach you present indefinite tense. Present indefinite tense. Okay? If sentence is given in present indefinite tense, okay, what rules you have to follow? Present indefinite tense. Students, you have to keep all the tenses in your mind. Okay? So, let us know about it. How can you recognize that in the particular sentence there is present indefinite tense? This is the rule. Follow this. In active as, active sentence structure will be subject plus we first form plus s or es is added. In present indefinite, in affirmative sentence, subject is given in the beginning. We first, that means first form of verb plus es or es may be added plus object. Okay, this is the structure of present indefinite in active voice. Okay, but this structure is in affirmative sentence. If sentence is affirmative. Okay, now second, in negative sentence structure will be subject plus do or does plus not plus we first, that means first form of the verb plus object. This sentence structure will be in negative sentences. Okay, sentence is negative. Now, third one, interrogative. That means WS type words are helping verb. That means HV. Either it may begin with WS type words or helping verb plus subject plus we first did that means first form of the verb plus object and then question mark. This will be structure in interrogative sentences. Okay, in interrogative sentences, this is the structure. Now, for example, this is interrogative. Now, for example, as first one, your mother writes a novel. Okay, students, first of all, I have told you try to know subject and object. In this sentence, subject is your mother. Okay, your mother is subject and object another. Okay, then after identification of subject and object, you have to see the verb. Verb is writes. It is first form of verb. Yes or yes is added. That's why this is present indefinite
subject and object. You identified tense and category of sentence, that is affirmative. Now you have to use the rule. What will be rule? Will be you have to place first of all object, then is comma or comma am plus method plus by agent. Agent means subject. Okay, this will be structure in passive voice. Okay, this will be structure in passive voice. This is the rule to change active into passive voice. This is the rule. First you have to write object is RM according to subject, then third comma the verb plus by agent, that means subject. Okay, now in this sentence your mother is subject, object is novel. You have to write object a novel. Okay, a novel. Now object is written, then is RM according to subject, it is singular, that's why we will use is. A novel is, and third comma right, that will be written. A novel is written by agent, that means by your mother. Okay, now second sentence, we make a very lovely painting. Now, okay, we make a very lovely painting. Now, in this sentence, we subject and object a very lovely painting. What are we making? A very lovely painting, that is object. And this is present indefinite tense because make, that is verb, and is given in first form of the verb. That's why you have to write object in the beginning. Then is RM, object right here, a very lovely painting. A very lovely painting. Now this is singular, is, and third form of the verb made by agent, by us. We will change into us, by us now. Okay, you can write now before us. Okay, now I will tell you some negative sentences. Try to understand some negative sentences. Okay, let us do some more sentences, negative and affirmative. Students, see here. Second, now third sentence. The little girl does not make a noise in the class. छोटी लड़की कक्षा में शोरगुल नहीं करती है. Here in this sentence, a little girl is the subject. Object क्या करती है? A noise. A noise. A noise is the object. So I have told you rule. Firstly, you have to write object. So write here object. A
Now according to object, this is singular, is will be used. And why is negative, not. Now third form of the verb, made. And why is not made, and remaining part of the sentence in the class. Made in the class by the little girl. That is adjective. Okay? You can write in the class after little girl also. Now third, fourth sentence. They do not insult me. They do not insult me. Here they subject, object is me. This object will become subject. Then what will happen? I. And according to object, we will use helping verb am. Am. It is negative, not. Third form of the verb, insulted. I am not insulted by, they will become them. Okay? Now next one sentence number 5. How do you solve this question? How do you solve this question? Students, this is interrogative sentence which begins with WS type words. Here in this sentence, you is subject and object is this question. What you have to write? First of all, question word will be written as it is. How? Then we have to write helping verb, and helping verb will come according to this question, and this question is singular. How is? Okay? How is this question? Then third form of the verb, solved by you, object. Okay? Become object. By you remains you. Okay? This is your passive voice. How is this question solved by you? Now practice one more sentence. Fifth, 6. Do you like her very much? क्या आप उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं? This is also interrogative, but it begins with helping verb. Here subject is you and object is her. So I have to change this sentence into passive voice. So we have to write helping verb in the beginning because sentence start with helping verb, and according to her it will become she. So is she liked very much? Now assent by you remains you, and then question. Okay students, today's class is over. I will explain some more sentences of the same tense present indefinite. Tomorrow I will come again and provide you some more sentences of present indefinite. Then I will start past indefinite tense. Till then, practice this tense, revise on the rules, and you have to note down all the material in your language notebook. Okay, in good hand writing. Thank you.
हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 ICSE बोर्ड, विषय हिंदी। बच्चों, मैंने अपने पूर्व के वीडियो में पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ाए थे और साथ ही मैंने आपसे बोला था कि जो भी पर्यायवाची मैं यहाँ बोर्ड में लिख रही हूँ आपको अपनी CW की कॉपी पे उसको लिखना है। तो आई होप आपने लिख लिए होंगे। विषय को जारी रखते हुए आज मैं जो पर्यायवाची आपको बताने जा रही हूँ उनमें सबसे पहला है गणेश। तो गणेश के पर्यायवाची होते हैं गजानन, गणपति, लंबोदर, और भी होते हैं एक दंत। इसके बाद बच्चों अगला जो शब्द दिया है वो है गाय। तो गाय के पर्यायवाची होते हैं गौ, सुरभि, और कौन सा होता है धेनु। फिर बच्चों अगला शब्द है घमंड, और घमंड के पर्यायवाची होते हैं दर्प, गर्व, अहंकार। इसके बाद बच्चों जो अगला शब्द है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं शशि, राकेश, सुधाकर, फिर बच्चों अगला शब्द जो लिखा है मैंने लिखा है चांदनी। तो चांदनी के पर्यायवाची होते हैं ज्योत्सना, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका। फिर अगला शब्द है बच्चों तलवार, और तलवार के होते हैं आसी, खड्ग और कृपाण। इसके बाद बच्चों अगला शब्द मैंने लिखा है तारा, और तारा के पर्यायवाची होते हैं तारक, नक्षत्र, और एक पर्यायवाची इसका होता है उडु। इसके बाद बच्चों अगला शब्द है जंगल। जंगल के पर्यायवाची होते हैं कानन, वन, विपिन। इसके बाद बच्चों अगला शब्द है जल। जल के होते हैं पानी, नीर, तोय। इसके बाद बच्चों अगला जो शब्द है वो है जीभ। जीभ के पर्याय होती है वाची होते हैं रसा, रसना, जिह्वा। आज कौन सा शब्द बताएं? पहला शब्द है बच्चों गणेश। गणेश के पर्यायवाची गजानन, गणपति, लंबोदर। फिर गाय के कौन कौन से होते हैं? गौ, सुरभि, धेनु। अगला शब्द है बच्चों घमंड, और घमंड के होते हैं पर्यायवाची दर्प, गर्व, अहंकार। फिर अगला शब्द आता है बच्चों चंद्रमा। चंद्रमा के होते हैं पर्यायवाची शशि, राकेश, सुधाकर। इसके बाद अगला शब्द बच्चों मैंने लिखा है चांदनी। चांदनी के पर्यायवाची होते हैं ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका। इसके बाद अगला शब्द आता है बच्चों तलवार, और तलवार के पर्यायवाची होते हैं आशी, खड्ग, कृपाण। अगला शब्द है बच्चों तारा, और तारा के पर्यायवाची होते हैं तारक, नक्षत्र, उडु। इसके बाद अगला शब्द जो है वो है जंगल, और जंगल के पर्यायवाची होते हैं कानन, वन, विपिन। इसके बाद बच्चों अगला शब्द आता है जल, और जल के पर्यायवाची होते हैं पानी, नीर, तोय। फिर शब्द जो आ रहा है वो है जीभ, और जीभ के होते हैं रसा, रसना, जिह्वा। बच्चों अगला शब्द है तालाब, और तालाब के पर्यायवाची होते हैं सर, सरोवर, सरोवर, पोखर। इसके बाद बच्चों अगला शब्द जो लिखा है मैंने वो लिखा है दरिद्र।
तो दरिद्र का होता है गरीब, निर्धन, रंक। इसके बाद बच्चों अगला शब्द है दूध। तो दूध के होते हैं पेय, क्षीर, दुग्ध। इसके बाद बच्चों जो अगला शब्द लिखा है, मैंने लिखा है देव, और देव के होते हैं देवता, सुर, निर्जन। निर्जन माने भी बच्चों देवता होता है। अगला शब्द है बच्चों दिन। दिन के होते हैं दिवस, वार, वासर। इसके बाद बच्चों अगला शब्द लिखा है धन। धन के होते हैं जो पर्यायवाची द्रव्य, वित्त। वित्त माने भी धन होता है बच्चों। फिर है अगला अर्थ। इसके बाद बच्चों अगला शब्द लिखा है मैंने नदी, और नदी के होते हैं सरिता, तरंगिणी, तटनी, तटनी। फिर बच्चों अगला शब्द लिखा है नाव, और नाव के पर्यायवाची होते हैं नौका, जलयान, जलयान और तरणी। अगला शब्द आता है बच्चों नारी, और नारी के होते हैं महिला, महिला, औरत, औरत, अबला। बच्चों अगला शब्द जो यहाँ पर मैंने लिखा है वो है पक्षी, और पक्षी के होते हैं बिहग, बिहग, खग, नभचर, नभचर, खेचर, द्विज। बच्चों रिपीट कर रही हूँ ताकि आप जो है आसानी से अपनी कॉपी पे इसको लिख सकें। तो शब्द है तालाब। तालाब के पर्यायवाची होते हैं सर, सरोवर, पोखर। फिर शब्द है दरिद्र। दरिद्र के पर्यायवाची होते हैं गरीब, निर्धन, रंक। अगला शब्द है दूध, और दूध के पर्यायवाची होते हैं पेय, क्षीर, दुग्ध। फिर शब्द आता है देव, और देव के पर्यायवाची होते हैं बच्चों देवता, सुर, निर्जर। अगला शब्द है दिन, और दिन के पर्यायवाची मैंने कौन कौन से लिखे हैं दिवस, वार, वासर। इसके बाद बच्चों अगला शब्द आता है धन, और धन के पर्यायवाची होते हैं द्रव्य, वित्त, अर्थ। फिर शब्द है नदी, और नदी के पर्यायवाची होते हैं बच्चों सरिता, तरंगिणी, तटनी। फिर शब्द आता है बच्चों नाव, और नाव के पर्यायवाची होते हैं नौका, जलयान, तरणी। फिर इसके बाद बच्चों अगला शब्द आता है नारी, और नारी के पर्यायवाची होते हैं महिला, औरत, अबला। इसके बाद बच्चों जो शब्द आता है वो है पक्षी, और पक्षी के पर्यायवाची होते हैं बिहग, खग, नभचर। बच्चों यहाँ पर अगला शब्द मैंने लिखा है पत्थर। पत्थर का पर्यायवाची होता है प्रस्तर, पाषाण, और बच्चों इसका एक और पर्यायवाची होता है अश्व। फिर बच्चों अगला शब्द है पार्वती। पार्वती के पर्यायवाची होते हैं भवानी, गौरी, उमा। इसके बाद बच्चों अगला शब्द लिखा है पुत्र। तो पुत्र के होते हैं सुत, बेटा, तनय। इसके बाद बच्चों अगला शब्द लिखा है पुत्री, और पुत्री के भी पर्यायवाची इसी से मिलते जुलते होते हैं। तो यहाँ पर सुत का क्या हो जाएगा सुता, सुता माने भी पुत्री होता है। बेटे से क्या हो जाएगा बेटी, और क्या होगा तनया।
इसके बाद बच्चों अगला शब्द लिखा है पृथ्वी। तो पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं भू, भूमि, धरा। इसके बाद बच्चों अगला शब्द मैंने लिखा है पुष्प, और पुष्प के होते हैं सुमन, फूल, कुसुम। इसके बाद बच्चों अगला शब्द जो लिखा गया है यहाँ पर वो है पर्वत, और पर्वत के होते हैं गिरी, पहाड़, नग। इसके बाद बच्चों जो अगला शब्द है वो है पेड़, और पेड़ के पर्यायवाची होते हैं वृक्ष, विटप, तरु। अगला शब्द बच्चों लिखा गया है बंदर। तो बंदर के होते हैं वानर, कपि और हरि। हरि माने भी बच्चों बंदर होता है। ठीक। अगला शब्द है बच्चों मित्र। मित्र के पर्यायवाची होते हैं सहचर, सखा, दोस्त। बच्चों मैं यहाँ पर जो पर्यायवाची मैंने लिखे हैं उनको मैं दोहरा रही हूँ। पहला क्या इस पे लिखा है 51 नंबर पर पत्थर। पत्थर के होते प्रस्तर, पाषाण, अश्म। फिर क्या शब्द है पार्वती, और पार्वती के पर्यायवाची होती हैं भवानी, गौरी, उमा। इसके बाद अगला शब्द आता है पुत्र। पुत्र के पर्यायवाची होते हैं सुत, बेटा, तनय। फिर शब्द है पुत्री। पुत्री के सुता, बेटी, तनया। फिर इसके बाद अगला शब्द है पृथ्वी। पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं भू, भूमि, धरा। अगला शब्द आता है बच्चों पुष्प। पुष्प के होते हैं सुमन, फूल, कुसुम। अगला शब्द है पर्वत, और पर्वत के पर्यायवाची होते हैं गिरी, पहाड़, नग। अगला शब्द है पेड़। पेड़ के पर्यायवाची होते हैं बच्चों वृक्ष, विटप, तरु। अगला शब्द कौन सा है बंदर, और बंदर के पर्यायवाची होते हैं वानर, कपि, हरि। और अगला शब्द है मित्र, और मित्र के पर्यायवाची होते हैं सहचर, सखा, दोस्त। बच्चों आपको ये सारा काम किस कॉपी पे करना है, CW की कॉपी पे करना है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे। Hello students, welcome to the online classes of SGOI. Myself Prachit Trivedi, your maths teacher. Students, today we will start the new chapter which is algebraic identities or expansion. Okay, don't be confused between the chapter name, both are the same. Algebraic identities or expansion. Okay, now firstly what we will do in this chapter. Firstly students, what is expansion? Expansion means to make anything large. Okay, if we have any equations then expand it. Okay, now let's see the overview of this chapter. In this chapter firstly we expansion of square. Okay, firstly we discuss the expansion of formula of degree 2, and then with the help of this identity we solve the question, and then we discuss the formula of expansion of degree 3. Okay, and then we use the solve the questions of this with the help of this formula. Okay, now what is algebraic identities? Students, algebraic identities are the algebraic equation that are true for all the variables present in them. Okay, now let's discuss. Should we know the if we square 5 square, we write it 5 into 5. Okay, and it become 25. Similarly, if we want to square two terms which is a plus b whole of square, we can write it a plus b, a plus b. Okay, now what will we do? Firstly we multiply a into a, which is a square plus ab
plus BA plus B square. Then it become A square. AB plus BA both are the same. Then 2AB plus B square. Okay. Then the formula become A plus B whole of square is equals to A square plus B square plus 2AB. Okay. This is the expand form of A plus B. A plus B whole of square. Similarly, students, if we use A plus B whole of square is equals to A square plus B square plus 2AB. Okay. Now we know that the formula A minus B. Okay. A minus B is equals to A square plus B square minus 2AB. These are the identities, algebraic identities. A plus B, A minus B is equals to. Now students, if we add both the equation, then it become A plus B whole of square plus, as we know that when we add this type of equation, we add LHS to LHS and RHS to RHS. Okay. Then A minus B whole of square, and A square become 2A square, and B square plus B square become 2B square, and plus 2AB minus 2AB will be cancelled out. Then A plus B whole of square plus A minus B whole of square is equals to, we take common 2, then it become 2A square plus B square. Okay. This is the third identity. This. Okay. Again students, if we subtract these two formula, we subtract it. Plus 2AB minus 2AB. When we subtract this A plus B whole of square minus A minus B whole of square. As we know that when we subtract it, the sign will be changed. It become minus, 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 and plus change into, minus change into plus. Then plus A square minus A square plus B square minus B square will be cancelled out and become 2AB plus 2AB. Okay. Then A plus B whole of square, A minus B whole of square is equals to 4AB. This is the fourth formula. This one. Okay. What is the use of this identity? When we solve the question, we use this identity. Okay. Now, students, same. If two terms for A, first term is A, and second term of A, 1 upon A. Then the square of A plus 1 upon A is A square plus B square plus 2AB. Okay? With the help of this identity, then when we solve it, A square plus 1 upon A square here plus 2. Okay? A plus 1 upon A. This is identity number 5. Okay. Similarly, students, if we use here minus sign, then it become A square plus B square and minus 2AB, and this sign become minus. Okay. This is identity number 6. Okay. Now students, A plus 1 upon A whole of square is equals to A square plus 1 upon A square plus 2. Okay. When we change, it become A square plus 1 upon A square is equals to A plus B whole of square minus 2. Now, let's solve some questions with the help of these identities. Okay? With the help of these identities, the first question is, (4x minus 1 upon 2x whole of square). Expand 4x minus 1 upon 2x. Here students, we know that we use
the identity a minus b whole of square, which is a square plus b square minus 2ab. Okay, here a is equals to 4x and b is equals to 1 upon 2x. Clear? Now use this formula. 4x square plus 1 upon 2x square minus 2 into 4x into 1 upon 2x. Okay? 4 4 ja 16x square plus 1 upon 4x square. Square of 2 is 4 and x is x square. And here it minus 4. The expand form of 4 minus 1 upon 2x is equals to 16x square plus 1 upon 4x square minus 4. Clear? Now let's see the next example. Students, one identity if a minus b and a plus b. We multiply it. A into a is a square. A into minus b is minus ba. B into a is plus ab and b into b is minus b square. This is cancelled out, then become a square minus b square. Then this is the very important identity. A minus b, a plus b is equals to a square minus b square. Okay? Now let's see the use of this identity. If x minus 0.1 x plus 0.1. Solve this. Okay. Now what will we do in this question? We know that this is a minus b, this is a plus b. Terms are same, only sign will be changed. Okay. Then we know that a minus b, a plus b is equals to a square minus b square. Here a is x and b is 0.1. Okay. Then x square minus 0.1 square, it become x square. 0.1 square means 0.01. This is the answer. Okay, students? Students, the next question is use the identities to evaluate 97 whole of square. Okay? Then don't solve this question in this form 97 into 97. This is wrong. Okay? Here use identities. Then we use the identities. Now let's see which identity we use. Students, this is 97. Okay? We can write this 97 is equals to 97 is the 100 minus 3. Okay, 100 minus 3. Okay. Now here we can use a minus b whole of square, which is a square plus b square minus 2ab, and value of a is 100 and b is 3. Okay. Now a square means 100 square plus b square means 3 square and minus 2 into 100 into 3. 100 square become 10,000 plus 9 minus 3 2s are 600. Okay. When we add this 10009 minus 600. Now subtract it. This becomes 9, 0, 10 minus 6 is 4 and 9. Then the answer is 940. 9409. Okay. Now let's see the next question. Evaluate 4a plus 3b whole of square minus 4a minus
of square plus 48ab. Student, we can solve this question with the help of this identity. Okay, this a plus b whole of square minus a minus b whole of square is equals to 4ab. We can directly use this identity. If you don't know this identity, then use the formula of a plus b whole of square, a minus b whole of square, and then solve it. Okay. Now, a plus b whole of square is 4a square plus 3b square plus 2ab means 4a into 3b minus, we use bracket because there is minus sign, a square plus b square minus 2ab. Okay. Now plus 48ab. Students, here 4a square plus 4a square minus 3b square plus 3b square minus, then 4 3s are 12, 12 2s are 24ab, and this is also 4 3s are 12, 12 2s are 24ab, but it is in minus, and we use this minus sign and it becomes plus 24ab plus 48ab. Okay, now add it. 4 4 8 8 8 16 1 1 5 5 2 7 8 9 96 AB. Then the answer is 96 AB. So we can solve this question directly with this identity. Now let's see how we solve. Here, when we use this identity, which is a plus b whole of square minus a minus b whole of square, then the value is 4ab. Here, a is equals to 4a and b is equals to 3b. The answer is 4ab. 4ab. Plus, we use this identity only for this. Okay, then we can write plus 48ab. The value of 4ab. 4a is 4 and 3b plus 48ab. Okay. Same. 4 3s are 12. 12 4s are 48ab plus 48ab. When we add it, we get 96ab. Okay. Students, let's see the next question, which is if a plus b is equals to 7, ab is equals to 10, then find the value of a minus b. Now, let's see the solution, how we solve this type of question. Students, we know that a plus b whole of square is equals to a square plus b square plus 2ab. Why we use this formula? Because we find the value of a minus b. And how can we calculate the value of a minus b? If we know that the value of a square plus b square. Because we know that the value of ab. But firstly we solve the value, we calculate the value of a square plus b square. Now put the value of a plus b is 7 and a square plus b square 2. ab is 10. 7 is 49 square, a square plus b square plus 20. Then a plus b square is equals to 49 minus 20. Then a square plus b square is equals to 29. Okay. Now for a minus b, we know a minus b whole of square is equals to a square plus b square minus 2ab. Okay. What is the value of a square plus b square? Is from equation number 1. We put the value which is 29 minus 2. ab is 10. Okay. Then 29 minus 20, which is 9. Okay. Means a minus b whole of square is equals to 9
it means a minus b is equals to under root 9. Then a minus b is equals to plus minus 3. Okay. Now students, that's all for today. We will solve some another questions of this identities in my next class. Okay. Morning students, in our today's lecture, we will start the types of forces, non-contact and contact forces, which I have told you in the previous lecture about the contact forces and non-contact forces and gave the examples of both of type of forces. And in today's lecture, we will elaborate with all the forces. So we are starting from contact forces. Contact forces. Student, as I told you, and the name is suggesting here, contact forces are those forces which comes into picture when there is a contact between the two objects. And there are first contact force is frictional force. First one is, student, frictional force. Frictional force is a contact force. And students, frictional force comes into picture when there is a relative motion between the two objects being contact. So just like here I am making a inclined surface. There is an inclined surface you are seeing here. This is an inclined plane which is inclined at an angle. You can see this is theta angle and this is ground. G and D, this is ground. And this is an inclined surface which is making angle theta with respect to ground. Suppose an object is situated on it. An object is situated on it. This object is situated here, and you are seeing here this object is at rest. If I am saying here that this object is at rest, it means there is a force which is opposing to this object to come down towards the ground, which is opposing, and that force which is acting in upward direction by this inclined surface, this force is frictional force which is making this object at this position, that is which is at rest. Here student, you can say that the weight of the object is what? It is the gravitational pull by the earth. Weight of the object is gravitational pull by the earth. So, and the direction of the weight of the object direction is towards the center of the earth. So I am denoting this as W. W is the weight of this object by the earth. So here students, one of the component of this force by the earth is acting towards in this direction, and to balance this component of the weight, the surface is applying the force in this direction, and that force is called frictional force here. That force is making this object at rest. When this force is equal to this force, then there is a resultant of both of the force will be 0, and this object is at rest here. So in that case you are seeing that there is a force of friction acting here, and suppose when we walk we push the earth towards back side, and the earth apply force on our body towards the upward direction. In that way we can move, we can travel. If there is a less friction, then we cannot able to move quickly, and in a slippery ground, when we apply the force on the earth on the backward side, then there is a less friction. Due to less friction, the earth is not able to provide the more force so that we can move in the forward direction, and that in that sense we fall on the ground. So this is the frictional force which we have talked about. Second one is normal force.
What is normal force? And when it comes into picture, suppose there is a table. There is a table, and at that table an object is placed. This object is placed here. This object is placed here. And as I told you, this is the table. I am writing it here, table. And as I told you that the earth apply the gravitational force on each object towards its center. अर्थ क्या करती है स्टूडेंट? हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, व्हिच वी विल टॉक अबाउट इन द नॉन कांटेक्ट फोर्स। यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट है, अर्थ इस पर फोर्स लगाएगी, वो किधर होगा? टुवर्ड द सेंटर परपेंडिकुलरली। दिस इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड एज यू आर सीइंग हियर, दिस ऑब्जेक्ट because of this weight which is by the earth is not going downward. So what it means? It means this table is exerting equal and opposite force in so that this object can rest at that place. So here this table is applying a force which is acting upward, normally upward, and this force is called normal reaction force. This force is called normal reaction force, and sometimes it is represented by R. So I think you have cleared idea about what is the normal reaction force. Here you also can say that there is also a normal reaction force because this object is not moving in this direction. If it is not moving in this direction, it means there is a component of force which is in this direction, upward direction, by this inclined surface. So this component is called normal reaction force R. Simply you can say, if I put a chalk in my hand and you can say that the chalk is not going towards downward because my hand is applying a force equal and opposite to the weight of the chalk, and that force which is acting upward, that force is called normal reaction force. If this chalk if the weight of the chalk, if the weight of the object is more than the force applied by my hand, then there is a resultant motion in downward direction. It means my hand and the object goes down. So here you can say normal reaction force is a force which acts perpendicularly, and this you can see here and here. And the last force which comes in category of contact force is tension force. Tension force. Student, tension force is the force which acts when we talk about string. When we talk about string wire, so suppose there is a fixed support. Suppose this is a fixed support, and I fix an string here. You can see this is a string. This is the string. I fix a string from this support, and I fix the object to this string. So this is the arrangement which I have shown here for the understanding of tension force. So here you can say that the object whose mass is at small m, then there is a force of earth, gravitational force, which acts towards the center of the earth downward. This is the weight of the object, and because of this weight, this object should go towards the downward direction. But as you are seeing that it is attached to this string, it means string is pulling this object upward. And if the object is at rest, this string is applying a force in upward direction to make this object, to hold this object at this position, and the force acted by this string is called tension force. The tension force only comes in picture when we talk about string or wire. So this force which string applies in upward direction to hold this object, this force is called tension force. Students, let's suppose the weight of the object is far more than the tension applied by the string. Then what happened? Then this object would break this string and it goes finally in the downward direction. So it is not necessary that in all the cases this string is able to hold this object as you are seeing here. So I think you have cleared. One more thing here, that this string is pulling this upward, and here you can see the whole arrangement is this fixed support is
acting the force in upward direction, and the string is this string is applied force in downward direction. So if the string is massless, which is practically not possible, but we are taking the ideal case. If the string is massless, then the tensile force is equal in all the part of the string. In all the part of the string, there is equal tensile force if the string is massless. So practically it is not possible. So you can make assumption, but there is no more difficulty, no more problems, numerical problems in your syllabus. So you have sufficient knowledge about the tensile force, and that would be sufficient for you. So we have discussed frictional force, normal force, and tensile force under the category contact forces. Now we are going to describe the non-contact forces. So let's start with the non-contact forces, and we will finalize today's lecture. Where is this? Non-contact forces. Students, in non-contact forces, first one which we discuss in today's lecture is gravitational force. Gravitational force. What is gravitational force, student? Student, the main cause of the gravitational force is mass. The main cause of this gravitational force or existence of this force is mass. If the object has mass, then it attracts another object which have also mass. It means two mass particles, two mass objects attract each other. And one important thing is there for this gravitational force is this force is always attractive in nature. They are not in repulsive in nature. They are always attractive in nature. They are always attractive in nature. There is no force of repulsion when we talk about gravitational force. So gravitational force, first condition important is there should be mass particle. Suppose I am here and I have mass and I have this chalk, and this chalk is also contains mass. So this chalk is mass particle and I am also the mass object. Both there is a force of attraction, force of gravitation between this chalk and myself. So here you can see that there is a force between this chalk and myself. This force is called gravitational force. But you can also confuse that, sir, if there is a force of attraction between you and this chalk, then why this chalk is not coming towards you? It doesn't mean that if there is a force, there is a motion. And when we talk about in the first lecture of force, I told you the force is a pull or push which can change or tend to change the state of rest or motion. It is not necessary that when we apply force there is a motion. Suppose this is a ball, and when we apply push or pull here, then if there is a motion, am I able to move this ball? No. So it doesn't mean that I am not applying the force here. I am applying the force here, but the ball is not able to move because that force is not sufficient to move this ball. So I think you got my point here that the object has mass, there would be force, but if this force magnitude is not sufficient so that this chalk is not coming towards myself. So for gravitational force to be effective, the mass of the object should be large, such that heavenly bodies, when we talk about Earth is a heavenly body and the mass of the Earth is very large compared to us. So the force of attraction, force of gravitation by the Earth is come into picture, and we say that there is a gravitation by the Earth. But it doesn't mean that this chalk is not acting the gravitational force. So I think you have clear idea about gravitational force. And one more important point here, when I talked non-contact force, I named it also field force. So what is field force, student? Field, when we talk about this word field, what is field? Field, you know very well this simple word field. Field is simply an area. Field is what? Field is a region, area. It is a region up to which the effect of the force is prevail. That area, that region is called field. And as we know that gravitational force is, there is a range up to which this force acts, and that region is called field. That's why these non-contact force are field forces. Suppose when we talk about a magnet, suppose this is a magnet, this is the north pole and this is the south pole. This is a small magnet. So there is a range, there is a region
around this magnet up to which the force of attraction or repulsion by this magnet is prevail and experience that region is called field. That region is called field. So that's why these non-contact forces are also called field forces. So I think you got today's lecture